नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969065308608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका बेहद स्वागत करता हूं। देखिए, यहां से आज हम एक पेड क्विज़ जो हमारी 67th बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने वाली है, चूंकि इस बार आयोग ने डेट पहले से अनाउंस की है, 8 जनवरी 2023 को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास टाइम जो है उस हिसाब से बेहद कम है, तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से करने के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर कुछ दिए होंगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और जितने भी हाई यील्डिंग नोट्स हैं उन सब की सहायता से आप तैयारी को अपने बेहतर कर सकते हैं। और उसी क्रम में हम पेड क्विजेस भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसी की एक जो है यूट्यूब श्रृंखला लेके आ गए हैं फ्री में, जहाँ पे हम पेड क्वेश्चंस को वीडियो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। जिन क्वेश्चंस में हमें लगेगा कि कुछ डिस्क्रिप्शन या डिटेल की जरूरत है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सीरीज या फिर जो और हमारे लाभदायक वीडियोज होते हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वैदिक युगीन सभा जो है क्या होती थी। ठीक है, असेंबली। तो जैसे चूंकि वैदिक आप एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे होता था वो गांव के छोटे छोटे स्तरों पे होता था। तो वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट लोग होते थे, एक तरीके से कह लीजिए, उनसे मिल करके एक मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रूप होती थी उस समय का, उसको सभा बोला जाता था। ठीक है, तो इसमें से हमारा देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हम 5 ऑप्शन पूरे देखते हुए चलेंगे जैसा हमारा प्रीलिम्स का फॉर्मेट होता है। नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव का भी एक ऑप्शन हमारे पास होता है, तो इसको भी यहाँ पे देखेंगे। नीचे आपको जो है 5 ऑप्शन में मिलेगा। तो अपने एग्जाम में चूंकि आपके लिए काफी रिस्की फैक्टर होता है तो इसको भी ध्यान में रख के चलना है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, कहाँ पे उल्लिखित है। ठीक है, तो देखिए वैदिक हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने जो है महर्षि गौतम के बारे में पढ़ा होगा। तो सत्यकाम जाबाल जो है उनके शिष्य हुआ करते थे। तो इनकी माता जो है, ऐसा कहा जाता था कि इनकी माँ जो है वो अनब्याही माँ थी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं सत्यकाम जाबाल की कथा में इनके जो अनब्याही माँ होने का एक जो टैबू है, लांछन लगता है, उसको चुनौती देती हुई ये कथा जो है उसका उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक, उपनिषद के बारे में भी यहाँ पे आपको जो आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो इसमें इसका जो है उल्लेख है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज भी जैसे अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे तो सत्यनारायण की जब कथा होती है तो वहां पे देखते होंगे ना, अक्षत वगैरह के रूप में जैसे, या पूजा में जौ का जो यूज होता है। ठीक है, तो उसको यव कहा जाता है। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अगला है कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना, देखिए अगर 4 वेदों की हम बात करें तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद ही है। तो इसकी स्क्रिप्ट यानी कि मूल लिपि जो है वो क्या थी, तो ये जो है ब्राह्मी लिपि है। अब इसमें से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन सभा के संदर्भ में देखा था कि लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में सभा और समिति शब्दों का प्रयोग होता था। तो इसमें जो है प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में जो है इसकी मान्यता मिलती है हमें डिटेल अथर्ववेद जो है डी सी ऑप्शन। ठीक, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि इसमें से किस वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। ठीक है, तो जैसे पंडित और पुजारी होते हैं तो उसी प्रकार पुरोहित भी उसी का एक कह लीजिए सिनोनिम होता है। तो जो ऋग्वेदीन पुरोहित होते थे, है ना, प्रीस्ट, उनको होता कहा जाता था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। ठीक है, तो जैसे हम भारतीय टेरिटरी में जैसे जो सबसे एंशिएंट लोगों की उत्पत्ति के बारे में जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो माना जाता है कि आर्य प्रदेश से, या जो आर्य क्षेत्र था जो ईरान का एरिया से, यहाँ से लोग आकर के यहाँ निवास किए और उसके बाद जो इंडियन में जो ये पॉपुलेशन है ऐसे धीरे धीरे ये आगे जो है बढ़ती चली गई। ठीक, तो उसी प्रकार अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पुराना वेद बना ऋग्वेद, तो उसी के समान होता है अवेस्ता। ठीक है, जो कि कहाँ से संबंधित है, तो ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ ऋग्वेद है वैसे वहाँ पे अवेस्ता होता है।
जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था। ठीक है, तो ये भी वही वैदिक टाइम की बात हो रही है कि वहाँ पे वेद और वेदांग की शिक्षा देने वाले दूसरे लोगों को, ऐसे जो इस प्रोफेशन को फॉलो करता था या जो कह लीजिए टीचर था वेद वेदांग पढ़ाने का, मतलब अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए, उसको बोला जाता था उपाध्याय। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि जो उनकी मृत्यु की घटना है उसको महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं, ये टर्म भी ध्यान रखिएगा। तो ये किसके गणतंत्र में हुआ था। ठीक है, तो देखिए इनका जो डेथ हुआ था कुशीनगर में हुआ था। तो अगर आप जनपद टाइम पीरियड में देखेंगे तो जो कुशीनगर था ये मल्ल के अंतर्गत आता था। ठीक, यहाँ से डी ऑप्शन। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। ठीक है, तो देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप पढ़ते होंगे, अलग अलग शासकों के टाइम पीरियड में हुई। तो जो चौथी वाली हुई थी ये 72 AD में कहाँ पे हुई, कश्मीर में। और किसके संरक्षण में हुई, तो ये कनिष्क के हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है। ठीक है, तो देखिए जो बौद्ध धर्म है तो यहाँ पे ये 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान के रूप में। ठीक, तो अगर हम महायान बौद्ध मत की बात करें तो उनके जो कह लीजिए मान्यताएं हैं, तो जो है बुद्ध को देव के रूप में वो मानते थे। ठीक, और जो बोधिसत्व है उसके पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना, मुख्य भाषा के रूप में ये संस्कृत का भी प्रयोग करते थे। तो ये चारों कथन जो है ये महायान बौद्ध मत जो है उससे संबंधित हैं। तो इसमें अब चूंकि चारों सही हैं तो यहाँ पे मोर देन 1 सही है, तो हम इसमें से ई ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे, नन ऑफ द एबव या मोर देन 1 ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित जो प्रवचन हैं उनको संकलित किया गया है। ठीक है, तो एथिक्स और जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं जो एक आइडियल ह्यूमन बीइंग को फॉलो करने चाहिए, ऐसे जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स हैं वो यहाँ जो हमारा सुत्त पिटक है इसमें संकलित हैं। गौतम बुद्ध की 80 फुट एक बड़ी प्रतिमा जो बोध गया बिहार में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक जो है ध्यान की मुद्रा में ये काफ़ी फेमस एक मूर्ति है, ये जापान के एक डेजोकियो सेक्ट करके है, मतलब जो वहाँ का समुदाय है उनके द्वारा इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसको जो है किस वर्ष में बनाया गया था, कॉमेंट करके बताइए जरा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन हमें निम्नलिखित में से किस में से प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्तूप जैसे ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के रूप में स्तूप बहुत फेमस हैं, आप इसको जैसे कई अलग अलग जगहों पे जो स्तूप पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते होंगे। तो स्तूप का सबसे प्रथम वर्णन जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है कि किसी वस्तु का ढेर, है ना, मतलब जैसे किसी चीज को इकट्ठा करके ऐसे जमा करके रखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो शासकों के बारे में लिखा है, अपने जो इनका टाइम पीरियड रहा शासन करने का, तो उस दौरान इन्होंने बुद्धिज्म को संरक्षण भी दिया और उसके जो है कह लीजिए स्प्रेड करने में, उसको फैलाने में काफी सहयोग किया। तो इसमें पुष्यमित्र शुंग जो है ये जो है बुद्ध मत से जो है कह लीजिए सहमत नहीं था। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। बाकियों के नाम देख लीजिए, कनिष्क, अशोक और हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ठीक है, तो देखेंगे ये रॉक कट केव है कन्हेरी। ठीक है, कहाँ पे ये स्थित है, भारत के महाराष्ट्र स्टेट में। तो यहाँ से एक बोधिसत्व मिला है जिसमें कि ऐसे 11 हेड्स जो हैं इससे संबंधित हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो हमारी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के टाइम पीरियड में, तो कनिष्क के द्वारा ही जो है नागार्जुन जो है इनको भेजा गया था। ठीक, और इन्होंने जो चाइनीज वहाँ के जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार नागार्जुन ने जो है चीन में रह करके बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। और इनकी एक काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसके बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसका नाम है माध्यमिक कारिका करके, ऐसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, माध्यमिक कारिका नाम है इस पुस्तक का। ठीक, जिसमें सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक, तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। ठीक, तो देखिए ये बेसिकली बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 1951 में इसको नालंदा में स्थापित किया गया था। ये बौद्ध जो कह लीजिए बौद्ध धर्म का अध्ययन है उसका एक बहुत ही जो है एक आधुनिक केंद्र है। और यहाँ पे जो है ये पाली अनुसंधान
संस्थान भी है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान नहीं था, ठीक। तो देखिए लगभग पैरेलल ये दो धर्मों के बारे में आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन पहले आप देख लीजिए। देखिए इसमें जो है सिमिलरिटीज़ की अगर हम बात करें तो ऑप्शन 1, 2 और ये 4 जो है ये सिमिलर हैं बौद्ध और जैन दोनों में। तप और भोग की अति का परिहार, यानी कि तपस्या और जो भोग विलासिता है उसका परिहार करना, ठीक है, उसको अवॉइड करना, तथा मध्यम मार्ग का जो पालन है ये सब बौद्ध धर्म में है, ठीक है। जैन धर्म में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दोनों समान नहीं है, तो हम इसमें सी ऑप्शन को चूज करेंगे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जो है किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई, ठीक है। तो ये जो चित्तौड़ की संधि है ये टाइम पीरियड है आपका जहांगीर का, ठीक। बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे हम आपको जो है थोड़ा शॉर्ट में जिन चीज़ों को बता रहे हैं आप उसको अपने नोट्स वगैरह में से डिटेल में पढ़ लीजिए करिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो रेलेवेंट हैं एग्जाम के लिए उनको यहाँ पे कवर किया जाता है, तो वो आपको जो है नोट्स से कवर करना बेहद ज़रूरी होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले जो है निम्न में से किसको जो है भेजा था। तो यहाँ पे ब्रिटिश किंग के जो है राजदूत के रूप में, ठीक है, ये विलियम हॉकिंस को जो है सबसे पहली बार जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करना शुरू कर रही थी भारत में, तब की बात है, ठीक। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है, ठीक है। तो देखिए जो है जो जहांगीर है, ठीक है, ये एक उच्च कोटि का लेखक था और जो है कह लीजिए लेखन पसंद करता था, तो उसने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उसको फारसी में लिखी है और उस पुस्तक का नाम इसने रखा था तुजुक ए जहांगीरी, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, हमारा इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, ठीक है। तो मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये है कलीम, ठीक, डी ऑप्शन, ये राजकवि था। बेसिकली ये जो है ईरानी फारसी जो उस समय की पद्य शैली थी उसका कवि था। इसका नाम जो पूरा नाम था अबू जली था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी ये तो राजकवि था, इसके अलावा भी अगर हम शाहजहां के इसमें दरबार में देखेंगे तो जैसे सायब, सलीम, फारूक, दिलेरी, कुदसी, ये सब जो थे ये सब फारसी कवि भी वहां पे उस समय उपस्थित थे। अगला है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था, ठीक। तो देखिए ये शाहजहां की जो पत्नी थी, ठीक है, उससे विवाह हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम का, जो कि बाद में इनका चल करके मुमताज महल नाम हो जाता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट है। और अर्जुमंद बानो बेगम जो थी इनके पिता का नाम था आसफ खां, ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें निम्नलिखित में से किस मॉन्यूमेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले जो आर्किटेक्चर की जो उस समय की इंडियन स्टाइल थी और ईरानियन आर्किटेक्चर, इन दोनों का मिश्रण है ताजमहल, ठीक है, आगरा में जो बनवाया गया। इसमें जो यहाँ पे मकराना से लाए हुए पत्थरों को, संगमरमर को लगाया गया है जो आज भी शाइन कर रहे हैं उसी हिसाब से। तो ये पहला एग्जाम्पल है हिंदू और ईरानियन आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, ठीक है। तो ये टाइटल शाहजहां ने दी थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत, जो उस समय उपनिषद की जानकारी उस समय के लोगों को थी, तो उसका फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो जो मतलब कोई भी उपनिषद का अगर फारसी में दारा शिकोह के द्वारा जो ट्रांसलेशन किया जाता था वो जो है ये सिर ए अकबर टाइटल के तहत करता था, ठीक। इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट है। अब एक निम्नलिखित में से दारा शिकोह की रचना जो है कौन सी है, ठीक। तो ये एक मूल इसकी रचना थी आपका जो है ये नज्म उल बहरैन। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। तो ये काफी फेमस एक क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली आते रहता है। ये औरंगजेब की जो है उपलब्धि थी उसको कहा जाता था ये। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन में देखिए मदद ए माश, ठीक है, ये टर्म देख लीजिए, इससे जो है किसको इंगित किया जाता था। तो यहाँ पे जो उस समय के विद्वान थे उनको दी जाने वाली राजस्व मुक्त जो भूमि थी, है ना, रेवेन्यू फ्री लैंड जो था उसको बोलते थे मदद ए माश, ठीक। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और इसको जो है एक अन्य नाम है, इसको सयूर गल भी कहा जाता था, ठीक, सयूर गल
मदद ए माश लिखा हो या सयूरगल लिखा हो तो आपको समझना यही है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, ये क्या है? ठीक है, तो देखिए उस समय का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सरकार के रूप में जानते थे। ठीक, फिर उसके नीचे जैसे अब आप वर्तमान में तहसील वगैरह देखते हैं ना, तो फिर जैसे सरकार होता था, उसके बाद जैसे सूबा होता था। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था, सूबा फिर परगना। ठीक है, तो परगना और सूबा जो है इसके बीच की जो यूनिट होती थी उसको बोलते थे चकला। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ठीक है, तो ये चांदी का सिक्का था शाहरुख, जिसको चलवाया था ये पहले मुगल बादशाह बाबर ने। अब देखिए मध्यकाल में ही बटाई, मुक्ताई तथा जप्ती, ठीक है, इन शब्दों का अर्थ क्या है? ठीक, तो ये जो लगान होती थी कृषि से संबंधित, है ना, उसके निर्धारण के ये मेथड्स होते थे, तरीके होते थे। ठीक, सी ऑप्शन। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ठीक है, तो इधर आप जो दक्कन प्लेटू का ये इंडिया में आप रीजन देख रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र और इधर के क्षेत्र, तो यहाँ पे बेसिकली जो भू राजस्व वसूलने का तरीका था अकबर के टाइम पीरियड में, ये नंबर ऑफ जो हल थे, है ना, किसानों के पास, उसकी संख्या के अनुसार निर्धारित किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ठीक है, तो रशिया में जब ये यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, तो भारत की तरफ से पहला जो कह लीजिए कम्युनिस्ट इस पार्टी में जो मेंबर बनने वाला रहा, ये एमएन रॉय थे। ठीक, डी ऑप्शन। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्न में से कौन थे? ठीक है, तो देखिए 17 अक्टूबर 1920 को ये ताशकंद जो शहर है, यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना हुई। लीडर थे एमएन रॉय। ठीक, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, ये सब जो थे इन सब ने मिल करके फाउंडेशन की थी, तो हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे। रॉलेट एक्ट जो आया था, ठीक है, 1919 के दशक में, तो इसके विरोध में किसने लगान न देने का जो है आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ठीक, तो आपको याद होगा कि जो जलियांवाला बाग कांड जो है हुआ था, इसी के विरोध में यहाँ पे जो है इतनी बड़ी घटना हो गई थी। तो रॉलेट एक्ट जो आया था, जिसमें बिना किसी जो है बिना वकील बिना दलील वाला इसको कानून बोलते थे, इसमें किसी को भी जो है अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इसी एक्ट के विरोध में यहाँ पे ये सुझाव दिया था नॉन पेमेंट ऑफ रेंट स्वामी श्रद्धानंद ने। 1919 में जो जघन्य जलियांवाला बाग कांड हुआ, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था ये बताना है। तो 1919 में ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड, तो इस टाइम पे जो वायसराय है ये है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो इसको सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? ठीक है, तो अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है यही जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नेम था। तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन जो है उसका प्रारंभ किया? ठीक, तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो भारत में चला मुख्यतः मुसलमानों के द्वारा एक जो है राजनीतिक धार्मिक आंदोलन कह लीजिए था, इसको चलाया गया उनके द्वारा। तो इसमें संबंधित थे जो है शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, इनको जो है अली ब्रदर्स के नाम से भी कई बार लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, और इस आंदोलन का मेन उद्देश्य वही था कि तुर्की में जो खलीफा के पद पर जो है उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालना मुख्य उद्देश्य इसका रहा। तो इसमें दो लोग शामिल हैं यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में, तो नन ऑफ द अबव जो वाला ऑप्शन है, मोर देन वन ऑफ द अबव, इसको चुन लेंगे हम। निम्नलिखित में से समिति और उनके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए संविधान सभा की बात हो रही है। 1947 में आप देखेंगे तो जो हमारा संविधान बनाने के लिए समिति कार्य कर रही थी, संविधान समिति, तो उसके अंदर कुछ जो है सब कमिटीज बनाई गई थी। ठीक है, तो उसमें देखिए अब जो गलत है ये संचालन समिति जो है यानी कि स्टीयरिंग कमेटी की बात हो रही, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, बाकी के सब ठीक हैं, तो यहाँ से हम डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही कहलाता है? ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसमें देखिए जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, किसी भी ब्लड ग्रुप से जो ब्लड ले सकता है वो AB पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो यूनिवर्सल जो है कह लीजिए गिवर है ना, जो दे सकता है वो O नेगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको प्राप्तकर्ता सर्वग्राही पता है तो D ऑप्शन को चूज करेंगे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया हुआ है या इसके अंतर्गत आता है? तो पार्ट 4 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है DPSP वाला, ठीक है, उसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जो जैसे ताजमहल है ना, कुतुब मीनार, ये सब हो गया, और भी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो संरक्षण करना हमारा जो कर्तव्य है, ये है अनुच्छेद 49 में। देखिए फंडामेंटल राइट्स के संबंध में यहाँ पे दिया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए शुरू के 3 तो ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 26 में है। ठीक है, 27 का सब्जेक्ट मैटर है कि जो है ये जो पेमेंट ऑफ टैक्स होता है उसकी फ्रीडम होता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए। ठीक, तो यहाँ से इसको हम चुनेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है चुनाव जीता, तो इनके द्वारा जो ओथ और अफर्मेशन यानी कि जो शपथ ली जाएगी वो उसका प्रावधान अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है, और कौन इनको शपथ दिलवाता है? तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? ठीक है, CAG की बात हो रही है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारा जो भाग 5 है ये यूनियन वाला। ठीक, तो आर्टिकल 148 में आप पढ़ेंगे तो यहां से CAG के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से पदार्थ और उनका pH मान की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? ठीक है, तो pH स्केल के बारे में आप पढ़ते हैं कि जैसे 0 से लेकर के 14 तक हम पढ़ते हैं तो 7 पॉइंट जो होता है हमारा एक न्यूट्रल यानी कि उदासीन पॉइंट होता है। 7 से कम होने पे जैसे जैसे बढ़ेगा ये अम्लीय होता जाएगा, 7 से ज़्यादा जो है वो क्षारीय होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रक्त का जो pH होता है लगभग 7.4 होता है। अब देखिए यहाँ पे हालांकि 2 ऑप्शन में आ गया तो थोड़ा करेक्शन करेंगे, इंग्लिश वाला इसका देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए तो देखिए बी में प्योर वाटर ये जो है 7 होता है। ठीक, हमारे pH स्केल पे। ब्लड हल्का बेसिक साइड होता है 7.4, मिल्क 6.4, और चूंकि लैक्टिक एसिड देखते हैं ना अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो लेमन जूस है ये हाईली थोड़ा एसिडिक होता है ना, तो 2.2 अप्रॉक्स होता है। तो सारे इसमें ठीक है, हम इसमें ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव वाला जो ऑप्शन है इसको चूज करेंगे। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग यूरिया उर्वरक जो होता है फर्टिलाइजर उसके उत्पादन में किया जाता है? ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पे मेनली अमोनिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसको यूज करके यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से हम जो है मोर देन 1 वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अल्फा केराटिन प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित जो है वो नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए जो ह्यूमन हेयर होते हैं, बालों में भी ये केराटिन प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं तो ये पाया जाता है। जो जानवरों की सींग होती है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आपका जो है इसके बाद अगर हम बात कर लें तो स्किन में भी पाया जाता है। ठीक, बोन यानी हड्डियां जो हैं इसमें नहीं मिलेगा, ये सी ऑप्शन को चूज करेंगे। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे हमने जो है लगभग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। सारे क्वेश्चंस को आप देख लें, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे होंगे प्लीज उसको आंसर कीजिएगा ताकि हमें भी आगे के लिए मनोबल बढ़ता रहे। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।